नमस्कार साथियों, आज हम देखेंगे गणित प्रयोजना कक्षा 9वीं या इंग्लिश में हम कहें मैथ प्रोजेक्ट क्लास 9th। यहाँ हम पहला प्रयोजना जो है वो बता रहे हैं। सबसे पहले सर्वांग समता क्या है, त्रिभुजों के सर्वांग समता की कितनी कसौटियाँ हैं, प्रत्येक को परिभाषित कीजिए। ये हमारा होगा पहला प्रोजेक्ट और इससे बालकों के सर्वांग क्षमता को समझने में भी आसानी हो जाएगी। तो आइए अब इस प्रश्न का या इस प्रयोजना का उत्तर कहाँ से कहाँ तक आपको बुक में लिखना है इसको बताते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा अध्याय, ये भी बताते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए देखेंगे अध्याय क्रमांक 10, जो कि त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता या इंग्लिश में हम कहें कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। अब इसमें शुरुआत में ही आपका पहला भाग आ जाएगा, सर्वांग क्षमता क्या है। तो सर्वांग क्षमता क्या है, इसके लिए हम सीधा यहाँ पर देखेंगे। सर्वांगसम होने का अर्थ यह है कि सभी अंग का समान होना। ऐसी आकृतियाँ जिनके सभी अंग समान होते हैं, एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेती हैं, यही क्या कहलाते हैं, सर्वांगसम कहलाते हैं। त्रिभुजों के संदर्भ में सभी अंग समान होने का अर्थ है सभी भुजाओं एवं कोणों का दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं एवं कोणों के समान होना, या तो भुजा समान हो या तो कोण समान हो। इसी तरह हम चतुर्भुज, पंचभुज आदि में सर्वांग क्षमता की जांच कर सकते हैं या सर्वांग क्षमता की बात कर सकते हैं। इसके बाद इसके आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे यहाँ त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता या कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, ज्यामिति में त्रिभुज सबसे कम रेखाखंडों से बनी बंद आकृति है। सभी बहुभुज त्रिभुजों से ही बने होते हैं, इसलिए त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता पहचानना बहुभुजों की सर्वांग क्षमता जांचने के लिए उपयोगी है। बस इतना ही ध्यान देंगे। उसके बाद त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता होना मतलब क्या है, संगत भुजाओं व संगत कोणों के मान बराबर हों। इस लाइन को आप लिखेंगे। इसके बाद आप देखेंगे त्रिभुजों के अवयवों में संगतता। तो यहाँ ये जो चिन्ह है, इस चिन्ह को आपको ध्यान देना है। ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह क्या चीज़ को बता रहा है, यहाँ लिखा हुआ है देखिएगा। ये चिन्ह संगतता को प्रदर्शित करता है। और दूसरा जो चिन्ह है वो ये है, ये जो चिन्ह है ये सर्वांग क्षमता का संबंध बताता है। इसको आपको लिखना है। अब ये दोनों कैसे काम करता है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दो त्रिभुज हैं। इन दोनों त्रिभुजों के बारे में बताया जा रहा है कि ए बी, ये पहली भुजा जो है इस दूसरी त्रिभुज के पहले भुजा मतलब पी क्यू के संगत भुजा है। ए बी संगत भुजा है पी क्यू के। वैसे ही बी सी संगत भुजा है क्यू आर के, और ए सी संगत भुजा है पी आर के। ये संगत भुजा हो गया। इसके बाद संगत कोण को लिखा गया है। तो संगत कोण के लिए कोण ए बराबर होगा या संगत होगा कोण पी के, संगत कोण बी के बराबर होगा ये कोण क्यू, और कोण सी के संगत कोण होगा आर। इस प्रकार से तीनों भाग हो गया। और उसके बाद ए पी के संगत है, बी क्यू के और सी आर के। इन तीनों भागों को यहाँ बताया गया है, संगत भुजाएं, संगत कोण और शीर्ष। इतना लिखने के बाद अब आप आ जाएंगे यहाँ पर जो मुख्य पॉइंट आपको दिया गया है। हम दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं कब कहेंगे, तो ये इस चिन्ह का उपयोग करते हैं। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज आर क्यू पी के। और इसके बाद यहाँ शॉर्टकट में क्या लिखा जा सकता है वो बताया गया है। त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता में शीर्षों व कोणों के क्रम को सही प्रकार से लिखना आवश्यक है। ये बहुत मुख्य चीज़ है। इसके बाद सर्वांग क्षमता त्रिभुजों के संगत भागों के लिए जो संक्षेप में जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है स त्रि स भ, मतलब
सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग, जिसको इंग्लिश में लिखा जाता है CPCT, मतलब करेस्पोंडिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हम ये लिख सकते हैं, यहाँ लिख दिया गया करेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये शॉर्टकट है। इसके बाद कैसे जांचें त्रिभुजों की सर्वांगसमता, तो हमने जो क्वेश्चन दिया है कसौटी, तो यही भाग हो जाएगा त्रिभुजों की सर्वांगसमता की कसौटियाँ। तो यहाँ कितने प्रकार की कसौटियाँ दी गई है ये देखेंगे। तो सबसे पहले है यहाँ भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता, ये पहली कसौटी है। इसको आप लिखेंगे, दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो। ये पहली कसौटी है। दूसरी कसौटी आप लिखेंगे कोण भुजा कोण सर्वांगसमता। इसके अंतर्गत दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण व उनके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों व उनके बीच की भुजा की क्या हो, बराबर हो। और तीसरा भुजा 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 सर्वांगसमता, दो त्रिभुज में यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगा कि SSS क्या है, या ASA या SAS। तो यहाँ पर याद रखिए, S मतलब होता है साइड और A मतलब होता है एंगल। तो साइड एंगल साइड, इसको हम बोल सकते हैं एंगल साइड एंगल, और ये हो जाएगा साइड साइड साइड। इसके बाद आगे देखते हैं, चौथा है कोण कोण भुजा सर्वांगसमता प्रमेय, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस थ्योरम। तो इसके अंतर्गत आपको एक प्रमेय के रूप में इसको बताया गया है, दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। कब सर्वांगसम होते हैं? यदि एक त्रिभुज के दो कोण, एक त्रिभुज के दो कोण तथा एक भुजा, दो कोण तथा एक भुजा क्या हो, दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों तथा एक भुजा के बराबर हो। तो यहाँ पर आपको बता दिया गया कि कोण A और कोण D, ये जो कोण A है पहले त्रिभुज के लिए और ये कोण D क्या है, सर्वांगसम है। कोण C सर्वांगसम है कोण F के, या इसको हम बराबर भी कह सकते हैं, ये कोण और ये कोण भी बराबर हैं। और BC, यहाँ पर ऊपर लकीर है, इसका मतलब ये भुजा है, भुजा BC सर्वांगसम है भुजा EF के, BC इस EF के क्या है, सर्वांगसम है। तब हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। इसको लिखने के लिए आप केवल यहीं तक का भाग लिख सकते हैं, पूरा आपको यहाँ से यहाँ तक लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद पांचवा पॉइंट देखेंगे, कसौटी नंबर 5, समकोण कर्ण भुजा सर्वांगसमता प्रमेय, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड थ्योरम। तो यहाँ पर है ये प्रमेय नंबर 10.2। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, दो समकोण त्रिभुज में एक त्रिभुज का कर्ण व एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण व संगत भुजा के बराबर हो तो वे त्रिभुज जो है क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। इस प्रकार से 5 कसौटियाँ हैं आपके दो त्रिभुजों की सर्वांगसमता की। इसके लिए उपपत्ति आपको दिया गया है, तो आप यहाँ तक का कर सकते हैं कि दो त्रिभुज जो है सर्वांगसम होंगे। तो दोनों त्रिभुज आपको दिया गया है ABC और DEF, जैसे कि आप चित्र यहाँ इधर देखेंगे, यहाँ चित्र आपको दिया गया है, इस चित्र के बारे में वर्णन है। तो खैर आप केवल कसौटी बस लिख करके छोड़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं प्रयोजना क्रमांक 2 में। तो इसके बाद हम देखेंगे प्रयोजना क्रमांक 2 क्या है, सिद्ध कीजिए कि एक ही आधार व एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। ये प्रयोजना है, इससे बच्चों के दिमाग में बहुत ज़्यादा अच्छा असर होगा
इससे वो त्रिभुजों के सर्वांग समता की कसौटियाँ और त्रिभुजों के क्षेत्रफलों से संबंधित बहुत कुछ समझ पाएंगे। आइए हम इन प्रश्नों के उत्तर या इस प्रयोजना का उत्तर भी जानते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं स्पष्टतः डार्क लाइन में लिखा हुआ है, एक ही आधार व समांतर रेखाओं के एक ही जोड़े के बीच बनी आकृतियों का क्षेत्रफल। तो इनमें क्या संबंध है उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। यहाँ से आप चालू करेंगे, आपको छोड़ देंगे। हम एक ही आधार व एक ही समांतर रेखाओं के बीच बनी आकृतियों के क्षेत्रफल में परस्पर संबंध को देखते हैं और देखने के बाद सीधा यहाँ पर आ जाएंगे। माना कि एक ही आधार SR, ये चित्र बना हुआ है, एक ही आधार SR पर और समांतर रेखा AQ व SR, AQ AQ और SR के बीच दो समांतर चतुर्भुज ABRS व PQRS हैं। तो इन दोनों के क्षेत्रफल देखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज APS देखेंगे। त्रिभुज APS और त्रिभुज BQR में AS जो है, ये जो दो लाइनें दिख रही है इसको समांतर बोला जाता है। AS समांतर है BR के, AS समांतर है BR के और AQ तिर्यक रेखा है। ये दोनों समांतर रेखाएं दिख रहा है और ये इसको काट रही है, यह तिर्यक रेखा है। तो हम कह सकते हैं कि कोण SAP मतलब यहाँ बनने वाला कोण बराबर होगा कोण RBQ के मतलब यहाँ बनने वाले कोण के। तो ये कोण बराबर ये कोण, ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और कारण यहाँ लिखेंगे संगत कोण। इसके बाद इसी प्रकार से हम देख सकते हैं PS समांतर है QR के। ये जो PS है ये इस QR के समांतर है और क्या हो रहा है, ये AQ को जो है यहाँ भी क्या है, तिर्यक रेखा है, ये इसको काट रहा है। तो हम कह सकते हैं फिर से कि कोण SPA मतलब यहाँ बनने वाला जो कोण है वो RQB के बराबर होगा, मतलब यहाँ बनने वाले कोण के बराबर होगा। तो ये कोण बराबर हो गया इस कोण के, ये भी कारण हो जाएगा संगत कोण। और उसके बाद देखेंगे AS बराबर है BR के, AS बराबर है किसके, BR के। तो क्यों बराबर है, ये भी कारण यहाँ लिखा गया है, चूंकि ABRS का है एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं हैं वो क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए हम देख सकते हैं कि दोनों त्रिभुज APS सर्वांगसम हो गया त्रिभुज BQR के, मतलब ये APS इस BQR के क्या हो गया, सर्वांगसम। अब सर्वांगसम होने के बाद फलतः त्रिभुज APS का क्षेत्रफल त्रिभुज BQR का क्षेत्रफल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और लास्ट में अब चतुर्भुज ABRS का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर ABRS का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज APS का क्षेत्रफल प्लस समलंब चतुर्भुज PBRS का क्षेत्रफल, इन दोनों के योगफल के बराबर होगा। और यहाँ क्यों लिख दिया गया है, तो यहाँ कारण है चतुर्भुज ABRS का क्षेत्रफल। अब देखो ABRS का जो क्षेत्रफल है वो बराबर है चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल के, PQRS मतलब ये दोनों जो समांतर चतुर्भुज हैं ये बराबर होंगे। अच्छा, ये लाइन हमने छोड़ दिया था, आप इसी के अनुसार इसको भी ले सकते हैं कि APS की जगह BQR हो जाएगा और दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और लास्ट में यहाँ लिख देंगे इस प्रकार यहाँ दो समांतर चतुर्भुज जो एक उभयनिष्ठ आधार कौन सा है, SR पर वह एक ही समांतर
रेखाओं, तो समांतर रेखा एस कौन सा है, ए एस और बी आर या पी एस और क्यू आर के बीच बने हैं के क्षेत्रफल में क्या है, बराबर है। और इसी को ही यहाँ लिखा जा सकता है। अतः एक ही आधार व एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो यहाँ तक का आपको लिखना है। तीसरा और लास्ट जो प्रयोजना है, प्रयोजना क्रमांक 3, यहाँ क्या बोला जा रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो बराबर होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई के। मतलब आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र की स्थापना करनी है। याद रखिएगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल का ये सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब इसकी स्थापना कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। इसकी स्थापना करने के लिए यहाँ पर हम यूज करेंगे किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में उसके आधार व संगत ऊंचाई में संबंध। और इसके लिए ये जो हमको चित्र दिया गया है इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। माना कि त्रिभुज पी एस आर क्या है, एक त्रिभुज है। यहाँ देखेंगे पी एस आर, ये मुख्य त्रिभुज है पी एस आर, जिसमें एस आर आधार है। ये एस आर क्या है, आधार है। वह पी टी ऊंचाई है, ये इसकी ऊंचाई है। इसके बाद जो आपको बताया गया है उसको ध्यान में रखना है। पी टी जो है वो क्या है, लंब है एस आर पर। ये जो पी टी है ये लंब है किस पर, एस आर पर। अब जब वहाँ पर लंब बनता है वहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है बोथ साइड, दोनों तरफ। तो इधर भी 90 अंश का कोण और इधर भी 90 अंश का कोण होगा। अब पी क्यू व आर क्यू की रचना इस प्रकार करते हैं। हमको किसकी रचना करना है, पी क्यू और आर क्यू। इसकी रचना इस प्रकार से करनी है कि पी क्यू जो है समांतर हो आर एस के। ये जो पी क्यू है ये इस एस आर के क्या हो, समांतर हो। उसी प्रकार से ये जो आर क्यू है ये समांतर हो किसके, एस पी के। मतलब ये समांतर इस भुजा के और ये समांतर इस भुजा के। इस प्रकार से हमको रचना करनी है, मान लेना है, बनाना है। तब जब ऐसा हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू आर एस क्या है, एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज। और इस समांतर चतुर्भुज का ये जो पी आर है ये क्या होगा, विकर्ण। और ये विकर्ण इस चतुर्भुज को समान 2 भागों में बांट देगा। तो इसे यहाँ लिखा जा रहा है, समांतर चतुर्भुज प्राप्त होगा जिसमें त्रिभुज पी एस आर बराबर होगा किसके, त्रिभुज पी क्यू आर। मतलब इन दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और इसके बाद चूंकि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभक्त करता है, तो चतुर्भुज पी क्यू आर एस का जो क्षेत्रफल है वो बराबर हो जाएगा 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के योगफल के। तो पी एस आर त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस पी क्यू आर त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब चूंकि पी एस आर का जो क्षेत्रफल है वो पी क्यू आर के क्षेत्रफल के बराबर है, मतलब हम पी क्यू आर की जगह पी एस आर लिख सकते हैं या पी एस आर की जगह पी क्यू आर, चूँकि दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर पी एस आर जैसे का तैसा रहेगा और इस पी क्यू आर की जगह भी हम लिख सकते हैं पी एस आर, चूँकि इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर है। ऐसा करने पर ये दोनों जुड़ करके 2 पी एस आर त्रिभुज पी एस आर का क्षेत्रफल हो जाएगा। और इस 2 को हम कर देंगे इधर 75। तो यहाँ पर बुक में थोड़ा सा कमी है, इसको हम कर सकते हैं 2 त्रिभुज पी एस आर का क्षेत्रफल। इस प्रकार से हम कर सकते हैं और ये बराबर में रहेगा चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल। अब ये जो 2 है इस 2 को हम कर देंगे इस तरफ 75। तो जब इस तरफ 75 करेंगे तो ये 1/2 के रूप में पी क्यू आर एस के साथ हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा केवल त्रिभुज पी एस आर का क्षेत्रफल। उसी के यहाँ लिखा गया है त्रिभुज पी एस आर का क्षेत्रफल बराबर, ये 2 इधर आएगा तो 1/2 गुणा पी क्यू आर एस का
क्षेत्रफल हो जाएगा। अब PQRS का चीज़ है समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, आधार गुणा शीर्ष लंब, आधार गुणा शीर्ष लंब। तो हम देखेंगे आधार जो है SR है, आधार SR है, और शीर्ष लंब क्या है, PT। तो ये आपका सूत्र हो जाएगा आधार गुणा शीर्ष लंब, और यही हमारा सूत्र है जो हमको चाहिए था। तो स्पष्टतः किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और उसकी संगत ऊंचाई के गुणनफल का आधा होता है। तो ये उसका आधार है और उसकी संगत ऊंचाई, ये उसकी संगत ऊंचाई है। इन दोनों के गुणनफल का क्या होता है, 1/2। 1/2 मतलब आधा होता है। तो इसी को आप लिख सकते हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा संगत ऊंचाई या ऊंचाई। इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारा प्रयोजन क्रमांक 3। यदि ये वीडियो आपको समझ में आया, ये क्वेश्चन समझ में आया, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अपने मित्रों को जरूर करें। धन्यवाद।